अरे जरा जल्दी खाना लगा दो, काम पर भी निकलना है। हाँ हाँ, बस रोटी ही तो बनानी है। मम्मी जल्दी खाना दे दो, मुझे भी भूख लग रही है। अब मधु जल्दी से चूल्हे पर रोटी सेक कर अपने पति और बेटे की प्लेट में डाल देती है और कटोरी में पानी दोनों के आगे रख देती है और फिर से रोटी बेलने में लग जाती है। माँ रोटी तो दे दी, सब्जी भी तो दे दो। रोटी क्या पानी के साथ खाएंगे हम? भले ही तूने ये बात मजाक में कही हो, लेकिन आज रोटी पानी से ही खाना पड़ेगा बेटा। तुझे तो हमारे घर की हालत पता ही है। मैं तो भूल ही गया कि पेट भरने के लिए 2 दिन से घर में कोई सब्जी नहीं है। इतना कहकर बिरजू गर्मा गर्म रोटी उस पानी में डुबोकर खाने लगता है। गोलू भी अपने पिता को देखकर रोटी को पानी में डुबोकर खाने लगता है। ये देखकर मन ही मन मधु काफी परेशान हो जाती है। हे प्रभु, कैसे दिन दिखा रहा है। मेरे परिवार को रोटी के साथ दाल सब्जी की जगह पानी के साथ रोटी खाना पड़ रहा है। ये कहते हुए मधु की आंखों में आंसू भर आई थी। वहीं दूसरी तरफ मधु की जेठानी शोभना अपने पति और बेटी की डाइनिंग टेबल पर खाना परोस रही थी। बेटा कम से कम 5-6 पूरी तो खा ले, और ये पनीर की सब्जी क्यों छोड़ दिए? जल्दी से खा ले। खीर खाना है या हलवा? दोनों थोड़ा थोड़ा खा ले। नहीं नहीं मम्मी, बस भी करो। कितना खिलाओगी? अरे अरे मेरे में भी इतना सब्जी क्यों डाल रही हो? और इतना मीठा मैं खाता। अरे रहने दो। हाजी थोड़ा सा ले लीजिए, आपकी पसंद का ही हलवा बनाया है मैंने। इतना कहकर शोभना राकेश की प्लेट में हलवा डाल देती है। तभी वहां शकुंतला का आना होता है। अरे बहू, आज खाने में क्या कुछ बनाया है? अरे माँ बैठो, खाने में बढ़िया बढ़िया पकवान बने हैं। शोभना जरा माँ के लिए भी खाना लगा दो। लगता है आज भी अपनी छोटी बहू के यहाँ रोटी में पानी मिला है। जहाँ एक तरफ छोटी बहू के पास खाने के लिए लाले पड़े थे, वहीं दूसरी तरफ बड़ी बहू के घर में खाने की कोई कमी नहीं थी। एक से बढ़कर एक पकवान बने थे। आखिर दोनों बहुओं में जमीन आसमान का अंतर कैसे आया, और कैसे झोपड़ी वाली और पक्के मकान वाली ये बहू इन परिस्थितियों में अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, एक खुशहाल तो एक दुखी होकर, जानने के लिए हमें कहानी में पीछे चलना होगा। शकुंतला के 2 बेटे बिरजू और राकेश दोनों ही काफी अलग थे। एक के पास पक्के का महल जैसा घर, तो दूसरे के पास घास फूस की झोपड़ी। एक के पास खाने की कोई कमी नहीं, तो दूसरे के पास खाने के लिए रोटी को भी पानी में डुबोकर खाना पड़ता था। शकुंतला अपने छोटे बेटे बिरजू के साथ ही रहती थी, क्योंकि शकुंतला की पक्के मकान वाली बहू को उसके पैसे और घर का कुछ ज्यादा ही अहंकार था। ये लकड़ियां मैं रास्ते में आते वक्त काटते हुए लेकर आया हूँ। हाथ पैर धो लेता हूँ, भूख बहुत जोरों की लगी है, खाना लगा दो। जी ठीक है, आप हाथ पैर धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। हम सभी आपका ही इंतजार कर रहे थे। बिरजू अब हाथ पैर धोकर खाना खाने बैठता है। तभी बिरजू अपनी माँ शकुंतला के बारे में अपनी पत्नी से पूछता है। अरे माँ कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही। दादी तो पड़ोस वाली आंटी के घर गई हैं, लेकिन पापा आपको पता है आज चाची ने दादी की खूब बेइज्जती की है। उन्होंने दादी से कहा कि यहाँ सिर्फ अच्छा खाना खाने आती हो। मधु, क्या गोलू सच कह रहा है? और अगर ऐसा है तो माँ को मैंने कितनी बार कहा है कि वहां नहीं जाना। भैया और भाभी का अहंकार कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। अरे क्या हो गया है? अगर हमारे पास खाने की कमी है, हम उनकी तरह पक्के मकान में नहीं रहते, तो क्या वो हमें नीचे दिखाएंगे? मैं माँ जी को बुला कर लाती हूँ, सब साथ में बैठकर खाना खाइए। आप गुस्सा मत कीजिए, मैंने माँ जी को समझा दिया है, वो वहाँ नहीं जाएंगी। मधु अब अपनी सास को बुलाकर लाती है और सभी बैठकर खाना खाते हैं। तभी गोलू खाने की प्लेट को आगे करते हुए कहता है। मुझे नहीं खाना ये पानी वाला चावल, मुझे तो सब्जी चावल, दाल चावल, रोटी सब्जी ये सब खानी है। माँ आप तो रोटी के साथ भी पानी देती हो। इतना कहकर गोलू रोने लगता है, लेकिन मधु और शकुंतला उसे समझाते हैं। तब जाकर कहीं वो खाना खाता है। ये देखकर बिरजू काफी उदास था कि वो अपने परिवार को ढंग का एक वक्त का खाना भी नहीं खिला पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जब शकुंतला घर के बाहर बैठी होती है, तो वो देखती है कि उसकी बड़ी बहू रात का बचा हुआ खाना कूड़ेदान में फेंक रही है। देख रही है बहू, ये खाना बेशक कूड़े में डाल दे, लेकिन कभी किसी को दे नहीं सकती। ना जाने क्यों इसके अंदर इतना घमंड आ गया है। माँ जी, रूखी सूखी जो भी हो, लेकिन अपनी हो। अगर हम दीदी से बचा हुआ खाना मांगने भी जाएंगे तो वो हमें हमारे 10 कर्म गिनाकर खाना देंगी। ये भी तो बिल्कुल ठीक कह रही है। कल मुझे राकेश के घर से पकवान की खुशबू आई तो मन ही तो है, नहीं माना और मैं चली गई। वहां गई तो देखा राकेश और उसकी बेटी खाना खा रहे हैं। राकेश ने खाना पूछा भी, लेकिन इसने मेरी खूब बेइज्जती की। माँ जी, हमारे पास
जो ही रूखी सूखी रोटी है हम उसी में खुश हैं। आप इस तरह खाने के लिए अपनी और हमारी बेइज्जती करवाने मत जाया कीजिए। शकुंतला की आंखें भर आई थीं। उसे अपनी बड़ी बहू के तानों की आवाज अब तक गानों में गूंज रही थी, जो उसने थोड़े से खाने के लिए अपनी सास को सुनाया था। ऐसी समय बीत रहा था। झोपड़ी में रहने वाली मधु और पक्के मकान में रहने वाली शोभना अपनी अपनी जिंदगी जी रहे थे। कोई दुख कट कर तो किसी के पास इतना खाने को ताकि वो खाना फेंक रहा था। एक रोज देर शाम बिरजू काम से लौट रहा होता है। वो देखता है कि रोड पर भीड़ लगी है। अरे यहां क्या हो गया है? जितनी ये भीड़ लगी है देखता हूं। जब वो वहां जाता है तो देखता है कि वहां पर एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें और कोई नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई राकेश था, जो बेहोश हो चुका था। उसके सिर पर गहरी चोट थी, सिर से खून बह रहा था और कोई भी उसे अस्पताल ले जाने के लिए आगे नहीं आ रहा था। बिरजू तुरंत ही राकेश को गाड़ी में से निकालकर लोगों की मदद लेकर उसे अस्पताल लेकर पहुंचता है। डॉक्टर भी राकेश का इलाज करते हैं और कुछ देर बाद राकेश को होश आ जाता है। मुझे पता नहीं था कि मेरी जान बचाएगा, तो अगर आज तो नहीं होता तो मैं तो भी नहीं होता। मेरा परिवार मेरे बिना कैसे जी पाता। डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर थोड़ी देर हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। आप चिंता मत करो भैया, सब ठीक हो जाएगा। बस भाभी आ जाए तो मैं घर के लिए निकलूंगा। बिरजू और राकेश बात कर ही रहे होते हैं कि तभी रोती बिलखती हुई शोभना वहां आती है और बिरजू को राकेश का हाथ पकड़े देख उसका हाथ झटक कर उसे सुनाने लगती है। आप ठीक तो है ना? इसने जानबूझकर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया होगा और हमदर्दी जताकर आपको अस्पताल ले आया ताकि लोगों की नजरों में अच्छा बन सके। अरे इसकी नजर तो कब से हमारे घर पर है। छोटी सोच वाले ये लोग कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अरे नहीं 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 भाभी, ऐसा मत कहिए। मैं तो काम से लौट रहा था और जब वहां पहुंचा तो देखा भैया बेहोश पड़े थे और उनके सिर से खून बह रहा था। उस वक्त शोभना बिरजू को बहुत खरी खोटी सुनाती है और बिरजू भी वहां से इतना कुछ सुनने के बाद घर आ जाता है और अपनी माँ को सारी बातें बताता है। ऐसी निर्लज्ज औरत मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखी। एक तो मेरा बेटा राकेश की जान बचाने में लगा हुआ था और यह है कि मेरे बेटे को दोषी ठहरा रही है। जाने दो माँ, मुझे भाभी की बातों का बुरा बिल्कुल भी नहीं लगा। बस भैया जल्द से जल्द ठीक होकर घर आ जाएं। अब 2 से 3 दिन बाद ही राकेश को अस्पताल से छुट्टी मिल जाती है और जब राकेश घर आता है तो बिरजू अपने पूरे परिवार के साथ राकेश के घर उससे मिलने पहुंचता है। ये लो, आ गए आपका हाल चाल लेने या ये पूछने कि आप जिंदा कैसे हैं। भाभी आप क्या कह रही हैं? और नहीं तो क्या, तुम लोग तो चाहते हो कि मेरा पति मिल जाए और तुम लोग इस घर को अपना लो। राकेश अपनी पत्नी की बात सुन रहा था। अब उसे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। अगर उस दिन बिरजू ने मेरी जान नहीं बचाई होती, मुझे हॉस्पिटल नहीं ले गया होता, तो तुम आज विधवा हो चुकी होती। समझी ना? तुमने ही मुझे मेरे भाई से, मेरी माँ से, मेरे परिवार से दूर किया है। अगर तुम्हें एहसास नहीं तो तुम यहाँ से जा सकती हो। भैया क्या जरूरत थी भाभी पर हाथ उठाने की? तूने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और अब मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी में मेरे साथ काम कर, यूं सड़क पर मजदूरी मत कर। राकेश को उस वक्त एहसास होता है कि पैसा ही सब कुछ नहीं होता, बल्कि परिवार भी पैसों से बढ़कर है। इसीलिए वो अपने छोटे भाई को अपनी कंपनी में काम देता है, जिससे बिरजू के घर की स्थिति में सुधार आता है और उनके घर भी रोटी के साथ सब्जी और चावल के साथ दाल बनने लगा था। और इधर शोभना का भी अहंकार कम होता है, क्योंकि राकेश ने उसे एहसास दिला दिया था कि उसका परिवार उसके लिए कितना जरूरी। अरे बहू जल्दी कर, तेरे भाई इतने समय बाद आया है, कुछ अच्छा सा बना ले। पर मुझे समझ नहीं आ रहा, हमारे घर में तो कुछ भी अच्छा नहीं है। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने भैया के लिए बहुत अच्छा खाना बनाऊंगी और इतनी गरीबी में भी मैंने इसका इंतजाम कर लिया है। वाह, ये सब कब किया बहू तूने? इतना सारा सामान कब लाई तू? बताती हूँ माँ जी। जहाँ एक तरफ पेड़ घर ससुराल में मनीषा गरीब होने के बावजूद भी अपने भाई के लिए ढेर सारे पकवान बना रही होती है, वहीं अमीर बहन मजे से ठंड में बिस्तर में हीटर के सामने गर्मा गर्म गाजर के हलवे, हरी सब्जी के पकौड़े और गर्मा गर्म छोले भटूरे का आनंद ले रही थी। अरे वाह, मजा आ गया। ये सब तो मेरी फेवरेट चीज है। अच्छा हुआ खाना मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया। वाकई में मैंने वो खाना अच्छा नहीं बनाया था, ऊपर से मेरा खाना भी जल गया। लेकिन मेरे पास हीरो का ससुराल है, मैं जब चाहे नौकरों से ठंड में गर्मा गर्म बढ़िया पकवान बनवा कर खा सकती हूँ, वो भी ऐसे। आहा, मजा आ गया। ये क्या, एक तरफ गरीब बहन पेड़ घर में रह रही थी और मुश्किल से ठंड के पकवान बना रही थी, वहीं दूसरी तरफ अमीर बहन हीरे के ससुराल में रहकर बढ़िया बढ़िया पकवान खा रही थी। आखिर दोनों के ससुराल में जमीन आसमान का इतना अंतर क्यों था?
आइए जानने के लिए कहानी में कुछ समय पीछे चलेंगे, जहां मोहिनी अपनी बड़ी बेटी की शादी एक गरीब घर में आतिश के साथ कर देती है, जहां वो अपने गरीब ससुराल में बहुत अच्छे से खुशी खुशी रह रही थी। लेकिन शादी के कुछ दिनों बाद ही एक ऐसा भयानक तूफान आता है जिसमें उनकी कच्ची झोपड़ी उड़ जाती है और वो अपना थोड़ा बहुत सामान उठाकर तूफान से बचने के लिए जंगल की ओर भागते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बहू को अभी शादी करके आई थी और अब हम उसे कहाँ रखेंगे? हमारे सर पर तो छत ही नहीं रही। माँ, मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा, हमारे लिए कोई कमरा भी किराए पर नहीं था। अब हम कहाँ रहेंगे? तभी मनीषा एक पेड़ में कटफोड़वा नामक एक पक्षी को देखती है, जो पेड़ में अपनी चोंच से गड्ढा कर रहा होता है। माँ जी, वो देखिए, छोटा सा पक्षी पेड़ में गड्ढा कर रहा है। क्यों ना हम भी ऐसे ही करके पेड़ के अंदर अपना घर बना लेते हैं, जहाँ से हमें कोई हटा भी नहीं पाएगा और ना ही हमें उसके पैसे देने पड़ेंगे। इस सर्दी की मार से भी बच जाएंगे। अरे हाँ मनीषा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। चलो हम सब मिलकर काम शुरू करते हैं। लेकिन इतनी ठंड में हम रात को पेड़ का घर बना पाएंगे और अंधेरा भी हो रहा है। कोई बात नहीं, घर से आते वक्त मैं छेनी हथौड़ा रख लिया था। मैं अभी लकड़ी काट कर आग जलाने का इंतजाम करता हूँ और हम भी घर बना लेंगे। फिर आतिश लकड़ी काट कर जला देता है और तीनों ठंड में हांफते हुए एक पेड़ के बीच से पक्षी की भांति खोखला करने लगते हैं। रात के 3 बजे तक पेड़ घर बनाकर वो सो जाते हैं। अगले दिन मनीषा किसी तरह जुगाड़ करके जंगल में फल सब्जी ढूंढकर चूल्हा बनाकर खाना तैयार कर लेती है, जिसे वो सब लोग खा लेते हैं। खाना तो खा लिया, लेकिन हमारे घर में रहने के लिए कुछ भी नहीं है। हमें वो सब भी लकड़ियों से ही बनाना होगा। हाँ, तो हम बनाएंगे ना। माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं उनके साथ हूँ, मैं ये सारा काम करवा दूंगी। ये कहकर दोनों पति पत्नी मिलकर लकड़ी का बेड, सोफा, मेज बनाकर तैयार कर देते हैं, जिसके बाद आतिश अपने गोदाम के काम पर चला जाता है, जिससे वो लोग 2 वक्त की रोटी का गुजारा कर लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनीषा की छोटी बहन ट्विंकल को एक अमीर घर का लड़का हीरे की बड़ी सी अंगूठी पहनकर प्रपोज कर देता है। ट्विंकल, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। विल यू मैरी मी? रियली? यस, आई विल मैरी यू। वाह, अब तो मैं ध्रुव की ससुराल की बहू बनने वाली हूँ। ये सुनकर ट्विंकल उसे गले से लगा लेती है। कुछ दिनों बाद कविता मनीषा को मायके भेज देती है। अपनी माँ से बात करके वो अपने पेड़ घर ससुराल के बारे में भी बता देती है। ये बात ट्विंकल सुन मनीषा को ताने मारती है। देख रही हो माँ, आपकी एक बेटी तो पेड़ घर ससुराल में पहुँच गई, लेकिन मैं जाऊंगी हीरे के ससुराल में और बहुत मजे करूंगी। और वहाँ के गहने क्या, दीवार, प्लेट, जूते, घर, सब कुछ हीरो का बना हुआ है। अच्छी बात है, जो उसकी किस्मत में था उसे मिल गया। तुझे जो मिल रहा है वो तेरी किस्मत है। लगता है तेरा भाई तेरी शादी पर भी नहीं आएगा। कोई बात नहीं, मैं बाद में मिल लूंगी भैया से। 2 दिन अपनी माँ के पास रहकर मनीषा वापस अपने पेड़ घर ससुराल में चली जाती है। वहीं मनीषा की भी हीरे के ससुराल में शादी हो जाती है, जहाँ उसकी सास हीरे की आरती की थाली से उसकी आरती उतारती है और नौकरों से छोटे छोटे हीरे के उस पर बरसात करवाती है। अरे वाह, मेरी हीरोइन वाली नहीं, हीरे वाली एंट्री है। वैसे मेरी किस्मत नहीं, मैं लकी हूँ, क्योंकि मैं अपनी ड्रेसिंग सेंस को अमीर जैसे रखती थी, तभी तो शेष ने मुझे प्रपोज किया। बहू, तुम किस सोच में डूब गई? घर के अंदर भी आ जाओ, जो अपने कपड़े बदल कर आओ, फिर मैं तुम्हें कुछ दूंगी। जी माँ जी। ट्विंकल अपने कपड़े बदल कर आती है, जहाँ सास उसको नए हीरे के कंगन, हीरे के सारे जेवर पहना देती है और शीशे में खुद को देख ट्विंकल हक्की बक्की रह जाती है। वाह माँ जी, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। सुंदर तो तुझे लगना ही था, आखिर मैंने तुझे हीरो के जेवरात जो दे दिए हैं। एक तरफ पेड़ वाले ससुराल में रहकर मनीषा बहुत ज्यादा संघर्ष का सामना कर रही थी, लेकिन उसमें भी वो इतना स्वादिष्ट खाना बनाती थी कि थोड़ा ही सही ससुराल वालों का पेट तो भर जाता था। लेकिन वहीं ट्विंकल हीरे के ससुराल में रहकर भी अपने हीरे के ससुराल को राख बनाने में लगी रहती थी। कभी कोई खाना जला दिया करती थी। कुछ दिनों बाद उसका भाई ध्रुव विदेश से लौटकर अपनी माँ के पास आ जाता है। ओहो माँ, मेरी दोनों बहनों की शादी हो गई। क्यों ना मैं अपनी दोनों बहनों के घर जाऊं और उनको शादी का तोहफा दूं और अपनी बहनों से भी मिल लूंगा इसी बहाने। ध्रुव माँ से पता पूछकर अपनी अमीर बहन के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचते ही ट्विंकल नीलम से खाना बनाने के लिए कह देती है। जैसे वो अपना बनाया हुआ खाना परोसकर अपने भाई को देती है, वैसे ही ध्रुव गाजर का हलवा खाता है तो उगल देता है। छी, ये कैसा जला हुआ गाजर का हलवा है ट्विंकल? ये सब क्या है? और ये खाना, ये जल कैसे गया?
तू इतने अमीर ससुराल में आई है, तेरे को अभी तक खाना बनाना नहीं आया? भूल मत अपने ससुराल में रह रही है, कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल रख। भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की? अगर नहीं खाना तो मत खाओ। और इस हीरे के ससुराल में मुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? मेरे पास इतने नौकर चाकर हैं, वो तो माँ जी ने कह दिया इसलिए मैंने बना दिया। मैं तुझसे मिलने आया हूँ और तू मुझसे इस तरीके से बात कर रही है? हाँ ऐसे ही बात करूंगी। आपने मेरी बेइज्जती की है ना मेरे घर में आकर, अब आप यहाँ से चले जाइए। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। ये कहकर ध्रुव वहां से चला जाता है। वहीं पेड़ घर के बाहर आकर मनीषा दुकान की तरफ आई होती है कि अपने भाई को देखकर कहती है, ध्रुव भैया आप यहाँ कहाँ जा रहे हैं? आप आ गए, मुझे तो पता ही नहीं चला। हाँ, मैं तुम दोनों को सरप्राइज देना चाहता था और ट्विंकल से मिलने गया था, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? अच्छा हाँ, मैं तो भूल गया कि तुम ट्विंकल के ससुराल के पास ही रहती हो। तो चलिए भैया, देर किस बात की है, चलिए मैं आपको अपने घर लेकर चलती हूँ। ठीक है। अपने घर के राशन का सामान वापस करवाकर मनीषा अपने भाई के लिए पकवान बनाने वाला सामान खरीद लेती है और अपने भाई को पेड़ घर ससुराल में ले आती है, जिसे वो देखता ही रह जाता है। ये तेरा घर है मनीषा, तू पेड़ घर में क्यों रह रही है? पर जो भी अच्छा लग रहा है, अंदर से गर्म भी है। कुछ देर बाद मनीषा अपने भाई के लिए ठंड में मौज से खाने वाले पकवान बनाकर लेकर आती है। अरे भैया, गर्मा गर्म ठंड वाली पकवान भी खा लीजिए। देखिए मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है मेवा डालकर, और देखिए पालक की पकौड़े, मेथी की भुजिया, बथुए का रायता, खाइए ना। और आपकी रोटी, साथ में सरसों का साग भी है। खाओ बेटा खाओ, मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है। खाना खाकर ध्रुव को बहुत अच्छा लगता है। वाह मनीषा, तुमने खाना तो बहुत अच्छा बनाया है। ससुराल में आकर सीखा क्या खाना बनाना ये? हाँ भैया, मुझे तो ये खाना बनाना पहले से ही आता है। वो तो आप विदेश चले गए इसीलिए आपको पता नहीं है। मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और छोटी को अभी तक खाना बनाना नहीं आता। हाँ, ये तो मुझे पता चल गया। ध्रुव अच्छे से अपनी बहन से मिलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन पोस्ट ऑफिस वाला उसे एक चिट्ठी दे जाता है जिसमें 200 गज की प्रॉपर्टी मनीषा के नाम थी। ये देख मनीषा ध्रुव को फोन कर देती है। ये क्या भैया, आपने ये प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों कर दी? बस ये समझ, इसकी हकदार तू है और इसे शादी का तोहफा समझ कर रख ले। फोन पर मनीषा अपने भाई को धन्यवाद करके फोन रख देती है और अब पेड़ घर छोड़कर ठंड में पूरा परिवार ध्रुव की प्रॉपर्टी में खुशी खुशी रहने लगता है।